हेलो दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती वाले हो जाइए तैयार। आज हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के प्रश्नों का सॉल्यूशन जानेंगे, वो भी बिल्कुल विस्तार से, तो लास्ट तक बने रहिएगा। पहला प्रश्न हमारा क्या है? भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड, जिसे सेबी भी कहते हैं, उसके अध्यक्ष कौन है? ये आपसे पूछा जा रहा है। एक तो ये करंट का भी क्वेश्चन हो गया, साथ ही साथ इकोनॉमिक्स का भी क्वेश्चन हो गया। तो ये ऐसे प्रश्न इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इसका अगर आंसर की बात कर दें तो क्या हो जाएगा? जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं, वो कौन है? तो नाम आपको पता होना चाहिए, तुहिन कांता पांडे जी। कौन हो जाएंगे? तुहिन कांत पांडे जो हैं वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष हैं, और इन्होंने 1 मार्च 2025 को पद संभाला है। तो ऑप्शन में देखिए तुहिन कांत पांडे मौजूद नहीं थे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर, कि इनमें से कोई नहीं। और इन्होंने किनकी जगह पे लिया? इसके पहले कौन थी? तो माधवी पुरी बुच, इसके पहले की अगर हम बात करें तो। ठीक, और इससे क्या प्रश्न बनते हैं जो जान लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न, सेबी की बात आई है तो आपसे पूछ लेता है कि सेबी का स्थापना कब हुआ था। तो अगर हम इसके स्थापना की बात करेंगे तो 1988 में। कब हुआ था? तो 1988 में, एक गैर सांविधिक निकाय के रूप में, गैर सांविधिक निकाय के रूप में, ये पॉइंट ऐड कीजिएगा। साथ ही साथ सेबी का अगर बात करें फुल फॉर्म हिंदी में तो पता हो गया कि भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड, लेकिन इंग्लिश में भी पूछ लिया जाता है तो ध्यान रखिएगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये इसका पूर्ण रूप होता है। ये भी कई बार एग्जाम में प्रश्न बन जाते हैं, तो ध्यान में आपको रख लेना है। साथ ही साथ सेबी का आपसे मुख्यालय पूछ सकता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है। तो मुख्यालय इसका है मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगर पूछे कि ये जो सेबी है ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ध्यान दीजिएगा, ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। किस मंत्रालय के अंतर्गत? तो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो देख लीजिए कि एक प्रश्न से आपको कितनी सारी जानकारी मिल गई। बढ़ेंगे इसी तरह अगले प्रश्न पे, और देखिए एक प्रश्न आपको हिस्ट्री का और इकोनॉमिक्स का मिक्स करके लाया गया है। बिंदुसार को जैन ग्रंथों में किस नाम से जाना गया है? किसके बारे में पूछा जा रहा है? तो बिंदुसार को। कहाँ? तो जैन ग्रंथ में। तो ध्यान दीजिएगा, इसको सिंहसेन नाम से जाना गया है। किस नाम से? तो सिंहसेन नाम से। ठीक, और अगर हम बात करें बिंदुसार से तो क्या प्रश्न बन जाता है? प्रश्न है ये किस राजवंश से संबंधित था? तो ध्यान दीजिएगा, ये मौर्य वंश से संबंधित हो जाएगा। किस वंश से? तो मौर्य वंश से। साथ ही साथ अगर हम इसकी बात करें तो ये चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार, पुत्र बिंदुसार, जो कि उसका प्रत्यक्ष क्या बना था? उत्तराधिकारी, प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान रख लेना। साथ ही साथ आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अमित्र घात, देखिए ऑप्शन डी में है अमित्र घात। अमित्र घात का सेंस क्या निकलता है? शत्रुओं का नाश करने वाला। क्या हो जाता है? शत्रुओं का नाश करने वाला को क्या कहा जाता है? अमित्र घात। और ये उपाधि या फिर इसे किसने कहा था? किसको? बिंदुसार को अमित्र घात किस यूनानी लेखक ने कहा था? ये भी कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, ये कहा था स्ट्रैबो ने। किसने? स्ट्रैबो ने। तो एक प्रश्न आपको ये भी बन जाता है। ठीक, अमित्रोकेट्स कहा था, लेकिन संस्कृत के अगर बात करें तो जो ये अमित्र घात है ये यूनानी रूपांतरण हो जाता है।
वहीं बात करें कि बिंदुसार के दरबार में, एक पॉइंट और यहाँ पे नोट करिएगा कि बिंदुसार के दरबार में एक दूत आया था। राजदूत उसका नाम पूछ लेता है, तो ध्यान दीजिएगा डायमेकस आया था। कौन आया था? तो डायमेकस आया था, जिसको सीरियाई राजा, उसका भी नाम ध्यान रख लेना है, एंटियोकस प्रथम ने भेजा था। एंटियोकस प्रथम ने भेजा था। प्रश्न किस तरह से पूछेगा कि जो सीरियाई राजा एंटियोकस फर्स्ट था, इसने अपने किस राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था? तो वो हो जाएगा डायमेकस को। ठीक, तो जो भी आपको पॉइंट बताया जा रहा है प्लीज नोट डाउन कर लिया कीजिए। बढ़ेंगे तीसरे नंबर प्रश्न पे, और हाँ, लाइक जरूर आप लोग किया कीजिए। बुल एंड बियर शब्दावली का संबंध किससे है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, ये स्टॉक मार्केट से हो जाएगा। स्टॉक मार्केट को ही क्या कहते हैं? शेयर बाजार। बहुत लोग इसका यूज करते भी होंगे, आप लोग में से कोई भी, शेयर बाजार का। तो शेयर बाजार में ही दो टर्म है, बुल एंड बियर। तो बुल की अगर हम बात करेंगे शेयर बाजार में, बुल शब्द की, तो ध्यान दीजिएगा, जब शेयर क्या होता है, जो शेयर का कीमत होता है उसमें बढ़ने का उम्मीद होता है, बढ़ने की उम्मीद होती है, किसमें? बुल में। ठीक, यानी एक बुल बाजार हुआ होता है जहां शेयर की कीमत लगातार बढ़ रही होती है। ठीक, और वहीं अगर हम बियर की बात करें तो यहाँ उल्टा हो जाएगा, जस्ट अपोजिट, कि जब शेयर का कीमत गिरने का उम्मीद हो, क्या हो? गिरने की उम्मीद होती है, तो ये हो जाता है बियर शब्द। ठीक, यानी बुल क्या हुआ कि एक शेयर खरीदता है क्योंकि उसको कीमत बढ़ने का ये होता है, उम्मीद होता है। और बियर क्या होता है? शेयर बेचता है क्योंकि उसे कीमत गिरने की उम्मीद होती है। तो यही एक टर्म आपसे क्या है, पूछा गया था। चलिए चौथे नंबर प्रश्न पे बात करेंगे। गदर पार्टी की स्थापना वर्ष 1913 में किसने किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर क्या बन गया कि स्थापना इसका 1913 में हुआ था। ठीक, और ये किया किसने था? तो लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखड़ा ने। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका राइट आंसर। वही बात आई है गदर पार्टी की, तो ध्यान दीजिएगा, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। ये भी कई बार पूछा गया है। और संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इसका स्थापना हुआ था। और संस्थापक आपको पता ही चल गया, कब ईस्वी भी ध्यान रखना है, 1913 में। ठीक, अगर इसके मुख्यालय की बात कर ले तो, कि गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ? तो इसका मुख्यालय भी सैन फ्रांसिस्को में। और सैन फ्रांसिस्को में ध्यान दीजिएगा, गदर पार्टी को युगांतर आश्रम, कौन आश्रम? तो युगांतर आश्रम के नाम से जाना जाता है। ये भी एक पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। वहीं गदर पार्टी, यहीं पर लिख देते हैं कि गदर पार्टी को सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम के नाम से जाना जाता है। और गदर पार्टी ने क्या निकाला था? गदर नाम का पत्रिका भी प्रकाशित किया था। ये भी कई बार पूछा गया है, तो ध्यान जरूर रखिएगा। ठीक, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? गदर पार्टी की स्थापना का अगर मुख्य उद्देश्य की बात करेंगे तो ब्रिटिश शासन से भारत को आज़ाद कराना। और मेरा काम है बिल्कुल टू द पॉइंट आप लोग को क्लियर करना एक एक प्रश्न को। चलिए आगे की प्रश्न को देखते हैं।
किस अधिनियम के तहत मुसलमानों को पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था? तो पहला है 1919 का अधिनियम, दूसरा है 1909 का, तीसरा है 1935 का और चौथा है 1861 का। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? 1909 का अधिनियम। और कई बार एग्जाम में ये प्रश्न रिपीट भी हुआ है। और इसी अधिनियम को मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के रूप में भी जाना जाता है, या फिर सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। जिसमें मार्ले की बात करें तो ये क्या था उस टाइम? भारत का सचिव पद पे था। और मिंटो की बात करें तो ये वायसराय के पद पे था। तो मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी क्या कहा जाता है, ये बात आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक, चलिए आगे के प्रश्न पे ध्यान देंगे। छठा नंबर प्रश्न आ गया है मिलान करने का। क्या है मिलान करना, देख लेते हैं। एक तरफ आपका देख लेते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड। बताइए, ये तो ऐसा है कि सबको याद ही होगा, लेकिन एग्जाम में रिपीट होते रहता है। तो ये किससे संबंधित हो जाएगा? 1919 से संबंधित हो जाएगा। तो ए का तो हो गया 3 नंबर। ठीक, 1919 जो कि कहाँ हुआ था? तो अमृतसर, पंजाब के अमृतसर में ये कांड हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। और ये एग्जैक्ट डेट की बात करेंगे तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और ये क्या हुआ था? रॉलेट एक्ट के विरोध में एकत्र हुए जो भी निहत्थे लोग थे, उस पर किसके द्वारा? तो जनरल डायर के द्वारा। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि गोली चलाने का आदेश दे दिया गया था। ठीक, जिसमें काफी लोग मारे गए थे, हजारों की संख्या में। वहीं सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो ये किस वर्ष से संबंधित हो जाएगा? तो ये 1930 से संबंधित हो जाएगा, यानी बी का हो जाएगा 1 नंबर। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। हालांकि ये सब आपको कई बार हम डिटेल में करा चुके हैं, चूंकि इसकी शुरुआत दांडी मार्च यानी नमक सत्याग्रह से हुई थी। वहीं तीसरा है बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना। तो बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? तो ध्यान दीजिएगा, ये 1906 में हुई थी। कब? 1906। अच्छा, ऑप्शन में 1906 की जगह क्या दे दिया है? 1935। तो ये यहाँ पर गलत दे दिया है, यहाँ पर 1906 होना चाहिए, तब सी का आंसर क्या हो जाता? 2 नंबर। और 1935 की बात करें तो 1935 से ध्यान रखिएगा कि 1 अप्रैल 1935 को किस बैंक का स्थापना हुआ था, ये भी पूछ लिया जाता है। तो RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना हुआ था। इसी की जगह ऑप्शन मिस्टेक से 1935 आ गया है। तो बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी, ये भी ध्यान रख लेना। वहीं काकोरी ट्रेन कांड की बात करेंगे, डकैती, तो ये किससे संबंधित हो जाएगा? 1925 से। तो डी का हो जाएगा 4 नंबर। तो यही तो हमें क्या करना था? सही से मिलान करना था। चलिए आगे के प्रश्न को देखते हैं। मुद्रा बाजार के उपकरण हैं। किसके, कौन बाजार का पूछ रहा है? तो मुद्रा बाजार। मुद्रा बाजार कहने का मतलब क्या हुआ कि अल्पकालिक, क्या मुद्रा बाजार का मतलब क्या हुआ? अल्पकालिक निधियों के लिए क्या लेना? निधियों के लिए एक बाजार है जहां 1 वर्ष या उससे कम अवधि के लिए क्या होता है? धन उधार लिया जाता है। और इसके प्रमुख उपकरण है, जिसमें अगर बात करें तो विनिमय पत्र भी है, बिल ऑफ एक्सचेंज, वचन पत्र, प्रॉमिसरी नोट्स और व्यापारिक पत्र, कॉमर्शियल पेपर, तीनों इसके उपकरण हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, उपयुक्त सभी। ठीक, अब इसको चलिए अगर समझना चाहते हैं तो समझ लीजिए कि विनिमय पत्र का मतलब क्या हुआ कि यह एक लिखित पत्र होता है, बिना शर्त आदेश है, जिसमें एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को एक निश्चित राशि का भुगतान करने में निर्देश दिया जाता है। ठीक,
और किस लिए, तो मुख्य रूप से व्यापारिक लेन देन के लिए। वचन पत्र की अगर बात करें तो यह भी एक लिखित वादा है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को एक निश्चित राशि का भुगतान करने का क्या करेगा, वादा करेगा लिख के। तो ये वचन पत्र आपको समझ में आ गया। तीसरा था व्यापारिक पत्र। तो ये भी क्या है, एक असुरक्षित अल्पकालिक वचन पत्र है जिसमें बड़ी कंपनियां धन जुटाने के लिए सीधे किसको जारी करती है, तो इन्वेस्टर्स को, निवेशकों को जारी करती है। तो उसको लिखना नहीं था, बस समझाने के लिए बोल दिया गया। आगे की चर्चा करेंगे। और आगे जाने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि सॉल्यूशन बाय पीजे हमारा चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ जो बिहार शिक्षक भर्ती में लगे हैं वो इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं। चाहे आपको पीजीटी, टीजीटी या फिर पीआरटी किसी की भी तैयारी करना हो, जीके जीएस के लिए आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं, जहां एनसीईआरटी बेस्ड आपको सारे प्रश्न कराए जाते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्लास को शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो लाइक कर दीजिए। आपका कोई सुझाव हो, आपको क्लास कैसी लगती है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को हाइप भी कर दिया करें। तो ये सब आपसे रिक्वेस्ट है जो आप कर दीजिए। बाकी आप लोग के लिए रेगुलर क्लासेस इसी तरह से चलती रहेंगी। चलिए आगे के हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के प्रश्न को देख लेते हैं। और कमेंट में ये भी बताइए कि आपको किस किस सब्जेक्ट का क्लास चाहिए प्रैक्टिस। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था। यहाँ क्या पूछा है प्रश्न कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, ये करवाया था पुष्यगुप्त वैश्य ने। किसने, तो पुष्यगुप्त वैश्य ने इसका निर्माण कराया था। और यही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, वहीं अगर आपसे पूछ ले कि और क्या पूछ सकता है इसमें प्रश्न, किसकी बात आई है, सुदर्शन झील की। तो ध्यान दीजिएगा ये किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात के गिरनार क्षेत्र में स्थित है। ये भी एक प्रश्न आपके लिए बन सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ अगर इसका उद्देश्य पूछ दे कि सुदर्शन झील का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो सिंचाई के लिए क्या करना, पानी उपलब्ध कराना, ये क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य था। तो ये भी आपसे पूछ सकता है। इसी तरह से आपसे पूछ लिया जाता है कि मौर्य साम्राज्य के किस सम्राट के अधीन सुदर्शन झील का पहला जीर्णोद्धार कराया गया, जीर्णोद्धार हुआ था। ये काफी पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, ये अशोक हो जाएगा। कौन हो जाएगा, अशोक हो जाएगा इसका राइट आंसर। और किसने करवाया था, तो तुसाफ में। तो प्रश्न देखना है कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। ठीक, आगे की बात करें। हाँ, यहाँ पर एक पॉइंट और बन सकता है कि सुदर्शन झील जो है इसका उल्लेख आपको किस शिलालेख में मिलता है, तो ये जूनागढ़ शिलालेख। किसमें, तो जूनागढ़ शिलालेख में इसका उल्लेख मिलता है। चलिए, जो कि रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख सुदर्शन झील के इतिहास का, निर्माण का, ये सब का विस्तृत विवरण देता है। 9 नंबर प्रश्न पे चर्चा कर लेते हैं। सम्राट अशोक को किस अभिलेख में बुद्ध शाक्य कहा गया है, तो ध्यान दीजिएगा क्या कहा गया है, बुद्ध शाक्य। तो ये कहा गया है मास्की अभिलेख में। किसमें, तो मास्की अभिलेख में। और अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा भाबरू अभिलेख जो है ये राजस्थान के बैराठ में मिला था। और इसमें अशोक ने बुद्ध धम्म और क्या करता है, संघ के प्रति अपना आस्था व्यक्त किया था। वहीं नेट्टूर अभिलेख की बात करेंगे तो यह कर्नाटक में है स्थित लघु शिलालेख है। कैसा शिलालेख है, लघु शिलालेख है। लेकिन यहाँ बुद्ध शाक्य नहीं कहा गया था,
हाँ, अशोक का नाम यहाँ मिलता है, लेकिन इसको बुद्धशाक के वहाँ पे नहीं कहा गया। वही बात करें कि उद्गोलम अभिलेख की, तो यह भी कहाँ है, तो कर्नाटक में ही एक लघु शिलालेख है जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलेगा, लेकिन बुद्धशाक का उल्लेख नहीं। तो बुद्धशाक का उल्लेख आपको मास्की अभिलेख में मिलेगा। ठीक, बुद्ध शाक्य का मतलब हुआ कि शाक्य मुनि बुद्धि के अनुयायी, ये इसका अर्थ निकलता था। वहीं अगर चर्चा करें कुछ अभिलेख जो बार बार पूछे जाते, जैसे बात करेंगे हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख पूछ लेता, हाथी गुम्फा अभिलेख में किस शासन को आपका, तो ध्यान दीजिएगा कलिंग नरेश खारवेल। कलिंग नरेश, ये काफी बार पूछा हुआ प्रश्न है, मिलान के रूप में भी पूछ सकता है। उसी तरह आप ध्यान रखिएगा एक क्या कहता है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़, इसके अभी आपको बताए थे कि रुद्रदामन शासक का। प्रयाग स्तंभ काफी बार पूछा गया है, प्रयाग स्तंभ अभिलेख में किस शासक का, तो ध्यान दीजिएगा इसमें हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त। कई बार पूछा हुआ ये सब प्रश्न है। और कौन सा अभिलेख, एक ध्यान रखिएगा एहोल अभिलेख, इसमें शासक कौन, तो पुलकेशिन द्वितीय का, पुलकेशिन द्वितीय। तो एक जगह ही आपको करवा दिया गया ताकि आप इसको नोट डाउन कर लिया कीजिए। आगे के प्रश्न को देखेंगे, और प्लीज लाइक जरूर किया कीजिए और वीडियो को हाइप भी कर दिया कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल रंगोई नदी के किनारे स्थित है। किसकी बात आ गई है अब, हड़प्पा स्थल की। तो ध्यान दीजिएगा इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन ए है बनवाली, रोपड़, रंगपुर, राखीगढ़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बनवाली। कौन हो जाएगा, तो बनवाली। और ये आपका कहाँ पड़ता है, तो हरियाणा में। और यह स्थल रंगोई नदी के किनारे स्थित है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, रोपड़ की बात करेंगे तो आपको पता ही होगा कि ये पंजाब में किस नदी के किनारे, तो सतलज नदी, सतलज नदी के किनारे। ठीक, उसी तरह से अगर रंगपुर की बात करें तो ये गुजरात में, रंगपुर कहाँ, तो गुजरात में किस नदी के किनारे, तो मांदर नदी के किनारे, मांदर नदी के किनारे। और लास्ट था राखीगढ़ी, तो आपको पता है ये हरियाणा के हिसार जिला में है। कहाँ है, तो हरियाणा के हिसार जिला में। और सिंधु घाटी का सभ्यता का क्या हो जाता है, सबसे बड़ा स्थलों में से एक हो जाता है। और किस नदी प्रणाली पे ये स्थित है, तो ध्यान दीजिएगा ये घग्गर, घग्गर हकरा नदी, घग्गर हकरा नदी प्रणाली के स्थित है। ठीक, तो इसको एक एक पॉइंट को आपको ध्यान में रख लेना है। आगे की चर्चा कर लेते हैं। घोड़े की हड्डियां किस स्थल से प्राप्त हुई हैं। यहाँ आपसे घोड़े की हड्डी के बारे में पूछा जा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा ये प्राप्त हुई थी सुरकोटदा से। किससे, तो सुरकोटदा से, जो कि कहाँ पड़ता है, तो ये आपका गुजरात में। कहाँ, तो गुजरात में। अगर पूछ दे इसके उत्खनन कर्ता कौन थे, तो ध्यान दीजिएगा इसके उत्खनन कर्ता थे जगपति जोशी। कौन, तो जगपति जोशी। और कब हुआ था इसका उत्खनन, ये भी ध्यान रख सकते, तो 1964 में। और किस नदी से संबंधित हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सरस्वती नदी से, सरस्वती नदी। तो सारा पॉइंट इससे क्लियर रख लेना है। वही है, अगर बात करें सुतका डोर की, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसमें ध्यान रखना है ये पाकिस्तान का बलूचिस्तान में। और अगर इसमें आपको ध्यान रख लेना है तो इसका क्या कहता है, कौन सा नदी, तो दास्क नदी। कौन सा नदी, तो दास्क नदी। ये पॉइंट आप इसमें ध्यान रख सकते हैं। बाकी रहा है आपका लोथल, तो आपको पता है गुजरात में। और चनहुदड़ो हो गया, ये सब तो कई बार आपको, जो कि सिंध पाकिस्तान का सिंध में, और ये सिंधु नदी से संबंधित, तो ये सब पूछा जाता है कई बार। और लोथल भोगवा नदी, भोगवा नदी।
तो ये सब छोटी छोटी जानकारी है, लेकिन ध्यान होना चाहिए। वहीं पूछ लेता है आपसे कि हड़प्पा स्थल का उत्खनन करता है या खोज करता है, तो ध्यान रखिएगा दयाराम साहनी। दयाराम साहनी कब खोज किया था? तो 1921 में। किस नदी? तो ये रावी नदी। वही बात है। उसी तरह से आप एक मोहनजोदड़ो का ध्यान रखिएगा। मोहनजोदड़ो लरकाना जिला पाकिस्तान का, और राखल दास बनर्जी ने इसका खोज किया था। राखल दास बनर्जी ने। और इसका ईस्वी क्या हो जाएगा? 1922। और ये किस नदी? तो सिंधु नदी। तो जो भी पॉइंट लिख दिया जाता है उसको नोट जरूर किया कीजिए। आगे की प्रश्न पे चलते हैं। और बिहार शिक्षक भर्ती वाले इस क्लास को बिल्कुल भी मिस ना किया करें। जो भी क्लासेस चल रही हैं देखा कीजिए। हड़प्पा पुरा स्थल के उत्खनन के समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का महानिदेशक कौन था? लेकिन ये कब का पूछ रहा है? जब हड़प्पा पुरा स्थल का उत्खनन हो रहा था उस समय। तो उस समय कौन था? जॉन मार्शल। कौन हो जाएगा? तो जॉन मार्शल। ठीक। और अभी हम लोग चर्चा किए कि दयाराम साहनी ने खोज किया था। ठीक। उसी तरह एक ऑप्शन इसमें है अलेक्जेंडर कनिंघम की बात करें तो इसको भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है। ये भी कई बार प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। और ये क्या कहता है, मार्टिमर बहिलर की बात करें तो ये भी महानिदेशक रहे थे, लेकिन इनका इससे संबंध नहीं था क्वेश्चन का आंसर से। चार्ल्स मैसन की बात करें तो ये ब्रिटिश सैनिक और ये यात्री थे। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। आगे की बात करते हैं। तुलुब वंश का संस्थापक कौन था? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो तुलुब वंश का संस्थापक की बात करेंगे तो वीर नरसिंह। कौन था? तो वीर नरसिंह। और आपको अच्छे से पता है कि विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत 4 वंशों ने शासन किया था। कौन कौन सा? संगम, सलुवा, तुलुब और क्या कहता है, अरबीडो। आपसे यहाँ तुलुब वंश का संस्थापक पूछा गया था। वहीं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की बात कर ले तो स्थापना कब हुआ था? 1336 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? तो हरिहर व बुक्का ने किया था। ये सब हिट प्रश्न है, डायरेक्ट आपके एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। उसी तरह से कुछ और वंश हैं जिसका संस्थापक कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। जैसे चोल वंश का काफी बार पूछा गया है कि चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो ध्यान दीजिएगा, विजयालय। कौन हो जाएगा? विजयालय इसका हो जाएगा संस्थापक। और किसका आपसे पूछ लेता है? मुगल वंश का पूछ लेता है। तो मुगल वंश का शासक कौन हो जाएगा संस्थापक? तो बाबर हो जाएगा। उसी तरह से आपसे पूछ लिया जाता है, ध्यान रखिएगा, जो बार बार रिपीट होता है हम उसकी बात कर रहे हैं, गुप्त वंश का। तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन हो जाता है? श्रीगुप्त हो जाता है। और किसका पूछ लिया जाता है आपसे, कई बार पूछा गया है, मौर्य वंश। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। बाकी तो आपको, हाँ, एक हर्यक वंश का भी काफी बार पूछा गया। हर्यक वंश तो कौन हो जाएगा? बिंबिसार संस्थापक। तो ये सब रिपीट होते रहते हैं, जिसका निचोड़ आपको एक ही जगह दे दिया जा रहा है। बाकी तो ऐसे बहुत सारे वंश है जिनका हमें संस्थापक पढ़ना ही है, लेकिन उसमें भी जो पॉइंट क्लियर होके आते एग्जाम में उसकी बात हो रही है। 14 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। शंकराचार्य निम्न में से किस मत के प्रवर्तक थे? ये आपसे पूछा जा रहा है। और किनके बारे में? तो शंकराचार्य के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएंगे अद्वैतवाद। कौन सा बात? तो अद्वैतवाद मत के प्रवर्तक थे। उसी तरह से आपसे अगर पूछा जाए विशिष्टाद्वैतवाद के कौन हो जाएंगे, तो कई बार मिलान के रूप में पूछ देता है,
या दे देगा जोड़ा, पूछेगा इनमें से किसका मिलान सही है गलत है, तो ध्यान होना चाहिए। तो विशिष्टाद्वैतवाद मत के प्रवर्तक हो जाएंगे रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य। उसी तरह से द्वैतवाद का कहे तो द्वैतवाद का ध्यान रखिएगा, हो जाएंगे द्वैतवाद का कौन, माधवाचार्य, माधवाचार्य। और यही सब ऑप्शन रहेगा ताकि आप कंफ्यूज होइए। वहीं सी में है आपका शुद्ध द्वैतवाद की अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा ये बल्लवाचार्य हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, बल्लवाचार्य। तो ध्यान रख लेना है अच्छे से। यही अगर आपका रहता जैसे यहाँ पे द्वैतवाद है तब तो आप कर दिए माधवाचार्य, लेकिन यही आपसे पूछ दे द्वैतवाद, तब इसका कौन प्रवर्तक हो जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा निम्बार्काचार्य, कौन हो जाएंगे, निम्बार्काचार्य। और पूछता है एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो जो भी कहा जाता है थोड़ा उस पर भरोसा किया कीजिए। आगे की बात कर लेते हैं। हाँ, अगर बात करें ये जैसे कि रामानुजाचार्य की बात आई थी तो आपको ये तो पता है ये लोग संत थे। संप्रदाय कई बार पूछ लेता है, तो ये किस संप्रदाय से संबंधित है, तो ध्यान दीजिएगा श्री संप्रदाय से, ये भी पूछ सकता है। ठीक, रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय से। उसी तरह से अगर माधवाचार्य का पूछ ले तो ध्यान दीजिएगा ब्रह्मा संप्रदाय से, ब्रह्मा संप्रदाय से। ठीक, जिनका पूछा जाता है। बल्लवाचार्य की ही अगर बात कर ले तो ये रुद्र संप्रदाय से, किससे संबंधित हो जाएंगे, तो रुद्र संप्रदाय से। चलिए आगे के प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा जा रहा है। और आज आपका है हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स का कॉम्बिनेशन वाला सब्जेक्ट। इसी तरह से आपको पॉलिटी ज्योग्राफी भी कराया गया, हिस्ट्री पॉलिटी भी कराया गया। और आप लोग का कोई कमेंट है तो बताया कीजिए सब्जेक्ट रिलेटेड। भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना किसने की थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा ये किसने किया था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। किसने, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। किसका स्थापना, तो चिश्ती, तो नाम से भी आपको ध्यान में रह जाएगा। ठीक, उसी तरह से कुछ और क्या कहता है जान लेते हैं सिलसिला का, जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहता है। तो एक तरफ सिलसिला और एक तरफ इसका संस्थापक पूछ लिया जाता है। चिश्ती सिलसिला का हमें पता चल गया। अगर पूछे, ध्यान रखिएगा सुहरावर्दी, काफी एग्जाम में पूछा, रिपीट होते रहता है। तो सुहरावर्दी सिलसिला का संस्थापक की बात करेंगे तो नाम ध्यान रखिएगा बहाउद्दीन जकारिया, बहाउद्दीन जकारिया, ये हो जाएंगे। और इसमें एक नाम साथ में आ जाता है शिहाबुद्दीन, शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। नाम में भी सुहरावर्दी लगा हुआ है तो आप लोग ऑप्शन से पकड़ लीजिएगा। उसी तरह से पूछ लिया जाता है कौन सा, कादिरी सिलसिला। तो कादिरी सिलसिला से कौन संबंधित हो जाएंगे, शेख अब्दुल कादिर जिलानी। यहाँ भी कादिर लगा हुआ है तो यहाँ भी ऑप्शन से आप आंसर पकड़ सकते हैं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी। एक आपसे काफी पूछा जाता है फिरदौसी सिलसिला, तो इसका कौन हो जाएंगे, शेख बदरुद्दीन, शेख बदरुद्दीन। तो ध्यान रखिएगा ये सब इम्पोर्टेंट सिलसिला और संस्थापक है। समुद्री पर्यावरण से संबंधित अर्थव्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है, तो ये आपको समुद्री से ही ध्यान में आ जाएगा कि कैसी अर्थव्यवस्था, तो नीली अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। और यह एक ऐसा अवधारणा है जो समुद्री संसाधन के आर्थिक विकास और क्या करता है, पारिस्थितिकी तंत्र के बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इसमें अगर बात करें तो मछली पकड़ने से लेकर क्या कहता है, समुद्री पर्यटन हो गया, समुद्री पर्यटन हुआ, शिपिंग हुआ, शिपिंग, समुद्री ऊर्जा, ये सब क्षेत्र क्या हो जाएगा इसमें
शामिल हो जाएगा, जो कि समुद्री पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकसित हो जाता है। वहीं आश्रित अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो यह एक ऐसा अर्थव्यवस्था है जो किसी एक या कुछ ही उद्योग बाहरी कारकों पर बहुत अधिक निर्भर करता है, लेकिन इसका संबंध समुद्री पर्यावरण से नहीं था। उसी तरह से खुली अर्थव्यवस्था जिसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आयात और निर्यात का क्या हो पूंजी प्रवाह का अनुमति होता है, और बंद अर्थव्यवस्था में जिसमें अनुमति क्या कहता है, ये ऐसा अर्थव्यवस्था है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पूंजी प्रवाह नहीं होता है। ये सब कई बार आपको पढ़ाए भी है, तो लिखना नहीं है, बस जो इसका आंसर था वो आपको पता चल गया। आगे के प्रश्न को देखेंगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था का श्रेय किस अर्थशास्त्री को जाता है? तो यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था से भी आपको एक प्रश्न याद आ जाता है कि पूछ लेता है भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और श्रेय की अगर बात करें तो ध्यान दीजिएगा, ये कौन हो जाएंगे? जॉन मेनार्ड कीन्स हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? तो जॉन मेनार्ड कीन्स। वहीं अगर हम बात करें मिश्रित अर्थव्यवस्था की, मिश्रित अर्थव्यवस्था की तो आपको अच्छा से पता है, जहाँ निजी और सरकारी दोनों क्षेत्र सह अस्तित्व में होते हैं, वो क्या होते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो ये बात आप ध्यान में जरूर रखिएगा। इनको श्रेय क्यों दिया जाता है, ये भी आपसे प्रश्न पूछ लिया जा सकता है। तो इन्होंने क्या किया था? जॉन मेनार्ड कीन्स ने, इन्होंने बाजार अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप की वकालत की थी। वकालत की, तो इसीलिए इनको ये श्रेय दिया जाता है। तो कई बार आपसे कारण भी पूछ लिया जाता है। आशा करते हैं आपको क्लास पसंद आएगी। 18 नंबर प्रश्न पे जाने से पहले एक बार फिर से बता दें कि जो भी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी में लगे हैं वो इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं। सॉल्यूशन बाय पीजे चैनल सब्सक्राइब कर ले, जहां जीके जीएस का हर विषय का सॉल्यूशन आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता, वो भी एनसीईआरटी बेस्ड। और हाँ, आप लोग लाइक शेयर साथ ही साथ कमेंट, वीडियो को हाइप जो भी होता है कर दिया कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको और कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का क्लास चाहिए। 18 नंबर पे चर्चा कर लेते हैं। भारत में नवीन आर्थिक सुधार किस वर्ष से प्रारंभ हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, तो ये प्रारंभ हुआ था 1991 में। कब? तो 1991 में। और इसमें आपको पता है कि उदारीकरण, निजीकरण और क्या कहता है, वैश्वीकरण, उदारीकरण, क्या कहता है, लिबरलाइजेशन, और ये प्राइवेटाइजेशन, और ये ग्लोबलाइजेशन। हिंदी में ही याद रखिए जी, हम लोग हिंदी मीडियम वाले हैं तो हिंदी में ही याद रखते हैं क्या। तो अगर बात करें उदारीकरण का, तो ध्यान रखिएगा, इसमें आर्थिक सुधारों की शुरुआत की थी, जिसमें उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ये सब क्या हो जाता है, तीनों काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। एलपीजी इसको शॉर्ट में ध्यान रख सकते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं ध्यान में रखना है। ठीक, तो उदारीकरण में हुआ था कि वित्तीय क्षेत्र में सुधार, चूंकि ये आर्थिक सुधारों की शुरुआत थी। फिर क्या कहता है, विदेशी निवेश को बढ़ावा देना, विदेशी निवेश को क्या करना, बढ़ावा देना, ये सब उदारीकरण के अंतर्गत। निजीकरण की अगर हम बात कर ले, तो निजीकरण में था कि निजी क्षेत्र की भूमिका, निजी में क्या होगा, निजी, तो निजी क्षेत्र की भूमिका का विस्तार करना, इसीलिए तो इसको क्या कहा जाता है, प्राइवेटाइजेशन, यानी प्राइवेट मतलब निजी। और वैश्वीकरण की बात करें तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब हुआ कि इसमें था कि भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व
विश्व अर्थव्यवस्था के साथ क्या करना है, एकीकृत करना है। तो ये इस तरह से भी आपसे प्रश्न पूछ लिया जा सकता है। अगला प्रश्न 19 नंबर, किस समिति द्वारा गरीबी गणना का आधार संशोधित मिश्रित संदर्भ अवधि, जिसको MMRP भी कहा जाता है, इसको आधार माना? और इसमें आपको इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि हम जो देखना चाहते हैं कि इसका राइट आंसर सही से कौन देते हैं, क्योंकि इसमें बी और सी एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आप लोग फंसेंगे। तो देखते हैं कौन इसका सही आंसर देते हैं। तो कमेंट बॉक्स में आंसर आप दीजिएगा इसका, ये होमवर्क रहेगा आप लोगों के लिए। और बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। गरीबी गणना हेतु कैलोरी मापन आधार सर्वप्रथम किसने दिया था? सर्वप्रथम की बात हो रही है, तो सर्वप्रथम जो दिया था BM डांडेकर और N रथ ने। कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी। पूर्ण रूप से नाम ध्यान रहे तो BM डांडेकर और कौन हो जाएगा? N रथ ने दिया था। ठीक, और कब दिया था? तो 1962 में। ये भी आपसे पूछ सकता है, चूंकि इन्होंने कैलोरी के आधार पर मापने का सुझाव दिया था, गरीबी क्या इसके स्तर पर नहीं। तो ये बात आपको ध्यान रहना चाहिए। वहीं अमर्त्य सेन है जो गरीबी और मानव विकास सूचकांक पर काम किया। दादा भाई नौरोजी की बात करें तो इनका ध्यान रखिएगा कि पॉवर्टी यानी गरीबी लाइन का पहला विचार इन्होंने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक में दिया था। और ये कई बार प्रश्न पूछता है कि ये पुस्तक के लेखक कौन है, तो दादा भाई नौरोजी। और कोरडो गिनी इससे संबंधित बिल्कुल भी नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलेंगे हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के लास्ट प्रश्न पे। सी रंगराजन समिति द्वारा प्रतिदिन कितने रुपये उपभोग खर्च करने वाला ग्रामीण व्यक्ति गरीब नहीं माना जाएगा? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो कहा था ध्यान रखिएगा पहले तो किस समिति द्वारा, तो सी रंगराजन समिति द्वारा ये चीज कहा गया था। और कितने रुपये पे? तो 32 रुपये। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। गरीबी की सीमा की बात करें तो ये ग्रामीण व्यक्ति के लिए था कि 32 रुपये प्रतिदिन। इस तरह से आप लिख सकते हैं। क्षेत्र और प्रति व्यक्ति खपत की बात करें तो प्रति व्यक्ति खपत की अगर बात करें तो ग्रामीण की बात करेंगे तो ग्रामीण क्षेत्र की तो 32 रुपये प्रतिदिन। ठीक, यानी कि 972 रुपये प्रति माह। उसी तरह से अगर शहरी क्षेत्र की बात करें इनके अकॉर्डिंग रंगराजन समिति तो 47 रुपये प्रतिदिन। कितना? तो 47 रुपया प्रतिदिन यानी कि 1407 रुपया प्रति माह। तो ये डाटा भी आपको ध्यान में रख लेना है। वही बात किसकी आ गई है? गरीबी की चर्चा आ गई है। तो गरीबी आकलन से कई बार आपसे ये भी पूछ देता है कि इनमें से कौन कौन समिति संबंधित है। तो उसमें एक हो गया सी रंगराजन समिति जो कि संबंधित हो जाएगा। और इसी में ध्यान रखिएगा आप सुरेश तेंदुलकर समिति। और यही दोनों ऑप्शन वाला आपको क्या है प्रश्न भी पूछा गया है कमेंट बॉक्स में आंसर देने के लिए। और एक ध्यान रखिएगा डॉक्टर बाई के अलग समिति ये सब क्या हो जाएगा? गरीबी के आकलन से संबंधित समिति होगा। एक और ध्यान रख लीजिएगा लकड़वाला समिति। तो ये सब आपको ध्यान रहेगा तो ऑप्शन में आसानी से पकड़ लीजिएगा कि कौन इससे संबंधित है और कौन इससे संबंधित नहीं। ठीक, और डांडेकर रथ फॉर्मूला जान ही गए कि गरीबी रेखा के निर्धारण से संबंधित है।
जो इसके पहले वाला प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं ज़रूर। साथ ही साथ सॉल्यूशन बाय पीजे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। पसंद आता है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए और कमेंट में जाइएगा तो हाइप का ऑप्शन देगा, हाइप कर दिया कीजिए। तो मिलते हैं अगले प्रश्न में एक नए विषय के साथ। थैंक यू।